नमस्कार, मैं हूं विश्वेश ठाकरे और आप देख रहे हैं नेताजी ऑन एयर हैं। तो नेताजी ऑन एयर हैं कि इस कड़ी में आज हम मुलाकात करेंगे केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी से। तोखन साहू जी एक साधारण किसान परिवार से आते हैं और पंच के बाद में आज देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य हैं। न सिर्फ सदस्य हैं, वहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे, साथ ही उनके राजनीतिक सामाजिक जो पहलू हैं, जो वो सोचते हैं, उसके बारे में बड़ी विस्तृत बातें करेंगे और उनसे जवाब मांगेंगे। बहुत स्वागत है तोखन जी आपका। जी, कैसे हैं आप? आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों को राम राम करता हूँ। मंत्री जी, अब वैसे तो हम लोग आपको बहुत लंबे समय से जानते हैं। हमने तो आपको किसान परिवार से लेके यहाँ तक की यात्रा हम लोगों ने देखी है, लेकिन आपने उसको जिया है। तो कैसे ये हुआ, कैसे आपकी यात्रा एक खेत से लेके और फिर पंच और फिर देश की सबसे बड़ी पंचायत यहाँ तक के पहुँची? ठाकरे जी, राजनीति में आना मेरे लिए एक संयोग की बात है। मैं पढ़ाई करते करते प्राइवेट जॉब करता था रायपुर में। मेरे मित्र है गोवर्धन साहू, उनके साथ हम लोग सीए के अंडर में काम करते थे और एक जगह नहीं 3-4 जगह करते थे। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत का चुनाव हो रहा था 1994 में। तो हम लोग रविवार को छुट्टी के दिन हम लोग जाते थे गांव। तो संयोग था कि त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत में फॉर्म भरने की प्रक्रिया चल रही थी। तो गांव वालों ने कहा कि भाई आप पढ़े लिखे हो तो चलो हमारे लिए फॉर्म भर देना। तो मैं गांव वालों के लिए पंचायत का फॉर्म भरने के लिए पंच सरपंच का मैं गया था गांव। तो रविवार का दिन तो समाप्त हो गया, फिर सोमवार को जाकर के फॉर्म भरना था। फिर जाकर के मैंने सबके लिए फॉर्म भरा। तो गांव वालों ने कहा कि भाई एक वार्ड के लिए मैं आपको पंच बनना है। तो मैंने मना किया कि भैया मुझे रह करके प्राइवेट नौकरी करनी है, दोनों दायित्वों का कैसे निर्वहन करूँगा। तो लोगों ने जिद किया, नहीं आपको रहना पड़ेगा। तो मैं भी वार्ड नंबर 8 से फॉर्म भर दिया। फिर उस वार्ड से कोई भरे नहीं, मैं निर्विरोध जीत करके आ गया। यहीं से शुरुआत हुई कह दीजिए। और धीरे धीरे उन लोगों के बीच में मैं बैठक में समय निकाल करके जाता रहा। और फिर वो सब लोग मन बना लिए पंचायत परिवार की नेक्स्ट चुनाव जब होगा तो हम सरपंच तोखन साहू को ही बनाएंगे। भाजपा की तरफ कैसे झुकाव हुआ आपका? क्योंकि तब तो ये तो दलीय आधार पे होते नहीं थे पंच के और सरपंच के चुनाव। देखिए, हमारा परिवार पीढ़ियों से भारतीय जनता पार्टी जनसंघ को मतदान करती रही है। और मैं विद्यार्थी जीवन से ही संघ के संपर्क में रहा। बाल्यकाल से ही जब मैं 9वीं पढ़ता था तो शाखा लगती थी, तो मैं शाखा में जाता था कक्षा 9वीं से। तो संघ के प्रति झुकाव, भाजपा के प्रति झुकाव और जो भारत माता की जय जयकार जहाँ होती है वहाँ अंतर्मन से अंतर्भाव से मैं जुड़ा हुआ था पहले से। पारिवारिक रूप से, सांस्कारिक रूप से तेरा वैभव अमर रहे वहाँ, ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकती है। इसलिए झुकाव हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। आपने चुनाव लड़ा, फिर जीते आप। धर्मजीत सिंह आपके विरोधी थे, अब आपके साथ हैं। क्या समझते हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है कि उनसे कैसे असहज महसूस करते हैं आप? देखिए, धर्मजीत सिंह जी एक बहुत अच्छे नेता हैं। नेताओं में जो गुण होना चाहिए धर्मजीत सिंह में बहुत अच्छे हैं। वो दल से कभी संबंध रहा नहीं, वो दिल से संबंध रखते हैं। भले ही हम लोग दोनों अलग अलग दल में रहे, परंतु हमारा व्यक्तिगत संबंध उतना ही अच्छे थे, उतना ही सम्मान उनसे मुझे मिलता था, मैं भी उनका सम्मान करता था। कोई भी क्षेत्र के विकास के लिए यदि कोई बात होती थी तो मैं भी उनको बोलता था कि भैया ये लोरमे के लिए अच्छा होगा, और वो मुझे बोलते रहे। तो हमारा व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। और ये मैं अपना बड़ा भाई मानता हूँ, वो मुझे छोटे भाई मानते हैं। आपको विधायक की टिकट नहीं मिली, फिर सांसद की टिकट मिल गई, तो क्या कारण था कि विधायक की टिकट नहीं मिली? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सब लोग अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं और एक केवल भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है कि मेरे जैसा एक सामान्य कार्यकर्ता, एक सामान्य परिवार का व्यक्ति, एक किसान का बेटा जो पंचायत से पार्लियामेंट यदि कोई जा सकते हैं तो केवल भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। तोखन जी, मैं एक बार फिर सवाल दोहरा रहा हूँ, विधायक की टिकट नहीं मिली आपको, तो सांसद का टिकट मिल गया ना। वो तो बाद में मिला। फिर भी मैं उतने ही उत्साह के साथ, उतनी ही ऊर्जा के साथ मैंने काम किया। हम पार्टी के लिए काम करते हैं, हम भारत
माता के लिए काम करते हैं। तेरा वैभव अमर रहे। समर्पण का फिर बाद में सांसद की टिकट मिलके इनाम मिला, ये कहते जी हैं आप। बिल्कुल, ये केवल भारतीय जनता पार्टी में हो सकता। दूसरे को केंद्रीय मंत्री नहीं बनाना है इसलिए आपको बनाया गया? जी नहीं, मैं ऐसा तो नहीं मानता। माननीय मोदी जी की सरकार में काम करने का अवसर प्राप्त होना ये किसी के लिए भी गौरव की बात है। ये बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता का सम्मान है, छत्तीसगढ़ का सम्मान है, और मोदी जी जैसे मंत्रिमंडल में सम्मिलित होकर के काम करना मेरे अपने जीवन की ये सबसे बड़ी पूंजी है। यहाँ पर देखा ये गया है कि छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्री तो बना देते हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री बना देते हैं, लेकिन ऐसे नामालूम से विभागों का बनाते हैं कि वो कुछ कर नहीं पाते। मतलब कोई आज तक के आप यहाँ के केंद्रीय मंत्रियों का देखिए, कोई बड़ा काम एकदम से ध्यान नहीं आता केंद्रीय मंत्री ने किया है। आप भी शहरी विकास के राज्य मंत्री हैं, इससे पहले भी कई जो जितने केंद्रीय मंत्री बने, मेरे को तो लगता है कि किसी को समझ भी नहीं आता वो कौन से विभाग के हैं। खाद्य प्रसंस्करण विभाग, इसके एक मंत्री थे हमने यहाँ। क्या लगता है ये सिर्फ मंत्री बनाना है छत्तीसगढ़ में एक आदमी को, इसलिए बना दिया जाता है केंद्रीय मंत्री कि वाकई में विकास करे, इसका कोई वो रहता है? क्योंकि कुछ फर्क दिखता नहीं है केंद्रीय मंत्री का। देखिए, काम करने का नियत होना चाहिए। काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर काम बड़ा होता है। हर जगह काम करने का अवसर है। मुझे जो मंत्रालय मिला है, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, ये कितना बड़ा मंत्रालय है। पूरे देश भर के शहरों के विकास के बारे में जिस मंत्रालय से निर्णय होता है, वहाँ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जहाँ गरीबों का सपना साकार होता है। मंत्रालय से जुड़ा एक स्मार्ट सिटी परियोजना है शहरी विकास को लेके, भ्रष्टाचार का गढ़ हो गया है, उसको लेकर कुछ आपने अभी तक के अपने कार्यकाल में देखा? देखिए, स्मार्ट सिटी मिशंस का जो योजना है, माननीय प्रधानमंत्री जी की कितनी अच्छी सोच है कि हम शहर को ऐसे डेवलप करें शहर की ज़रूरतों के मुताबिक। स्मार्ट सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि शहर को जो आवश्यकता होगी उस स्मार्ट सिटी से हम सड़क का भी निर्माण कर सकते हैं, सौंदर्यीकरण भी कर सकते हैं, हम लाइटिंग की व्यवस्था कर सकते हैं, यदि पुस्तकालय की व्यवस्था है तो पुस्तकालय बना सकते हैं, यदि हमको स्टेडियम बनाना है खेल के लिए तो वो भी बना सकते हैं। यानी शहर को जो जो ज़रूरतें होगी उन सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन योजना लाया गया, और सभी शहरों को 1000 करोड़, 800 करोड़, 1500 करोड़ इन 5 सालों में मिले हैं, और बहुत सारे निर्माण कार्य हुए हैं। नहीं, मैं फिर अपना सवाल दोहरा रहा हूँ कि भ्रष्टाचार का गढ़ है, मिले हैं, इस पर कोई आपत्ति नहीं है, मिले हैं, भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए, यदि भ्रष्टाचार हुए हैं, आरोप लग रहा है, यदि मेरे पास कोई बात आती है, मेरे संज्ञान में कोई बात आते हैं, तो मैं इसकी जांच कराऊंगा, और आपको विश्वास दिला रहा हूं कि जो गलती करेंगे, जो गलती पाया जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई। अभी तक के कोई आई नहीं ऐसी कोई शिकायत? देखिए, मेरे पास शिकायत आई है, उसको मैं जांच के लिए तुरंत मैंने चिट्ठी लिखा, और मैं कोशिश करता हूं कि जिस जगह की शिकायत हुई वहाँ पर खुद जा करके देखूं। अच्छा, एक बार फिर राजनीति और पार्टी की राजनीति पे लौटते हैं। साहू समाज में भारतीय जनता पार्टी का नेता कौन होगा, इसको लेकर कोई वर्चस्व की लड़ाई है क्या? बिल्कुल नहीं, वर्चस्व की लड़ाई वाली कोई बात नहीं है। देखिए, भ्रम फैलाने वाले भ्रम फैलाते रहते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि भाई हम तो छोटे कार्यकर्ता हैं, हमारा ध्येय सिर्फ और सिर्फ तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम इसी ध्येय को लेकर के काम करने वाले हैं। पार्टी जो भी जिम्मेदारियां देती है, उन जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करना, यही हमारे मन में होता है और यही इच्छा होती है। अच्छा मंत्री जी, रात 8 बजे आपको किसका फ़ोन आता है? एक फ़ोन जो है जो रोज़ आता है। मेरे बाबूजी मुझे हमेशा फ़ोन करते हैं। हम जब घरों में रहते हैं तो हम एक साथ भोजन करते हैं अपने परिवार के साथ। तो माताजी तो नहीं रही, पिताजी हैं, मुझे रोज़ 8 बजे फ़ोन करेंगे, पूछते हैं कि बेटा कहाँ हो, तो बताता हूँ कि मैं यहाँ हूँ, आप भोजन कर लिए बाबूजी, मैं देर रात तक के लौटूंगा या फिर इतना समय लौटूंगा, फिर मैं भोजन कर लूँगा, आप कर लीजिए। तो फिर भोजन करने जाते हैं। किसानी को लेकर छत्तीसगढ़ में परिस्थितियाँ बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। एक तो वो दौर था जब जहांगीर 3 फसलों वाला ज़िला था, लेकिन पावर प्लांट्स ने उस पूरे ज़मीन को तहस नहस कर दिया।
इतने ज़्यादा वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ आई। फिर धान की खेती बहुत ज़्यादा पानी लेती है, इसलिए हम फसल चक्र परिवर्तन पर आए। लेकिन अभी भी खेती किसानी पर जैसा छत्तीसगढ़ में काम होना चाहिए वैसा हो नहीं रहा है। इसको लेकर कोई योजना है मन में? जैसा मैं आपको पहले बता रहा था कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्री थे एक, उन्होंने कहा था कि हम टमाटर के लिए एक बड़ा प्लांट लगा देंगे केचप बनाने का, वो हुआ नहीं। वादे सब करते हैं, पूरा कोई नहीं करता। देखिए, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और हमारी अर्थव्यवस्था भी कहीं ना कहीं कृषि पर ही निर्भर है। कृषि के क्षेत्र में हमारी सरकार बड़े उल्लेखनीय कार्य किए हैं। रोजगार के साधन के साथ साथ कृषि को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार काम कर रही है। किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों का सम्मान करना, अनेक ऐसी योजना है जिससे किसान को सीधा सीधा फायदा मिले, ये काम हमारी सरकार, केंद्र की सरकार कर रही है। माननीय कृषि मंत्री जी बहुत ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। रतनपुर कॉरिडोर आपका एक बड़ा प्रोजेक्ट है, कभी आपने कहा भी है कि वो आपका सपना भी है कि यहाँ से मेरा है वो? देखिए, मेरा सपना तो है, रतनपुर में माता महामाया जी विराजमान है, हम सबके पूरे छत्तीसगढ़ के सबके आस्था के प्रतीक हैं। तो माता जी का जो वो स्थल है वो कॉरिडोर के रूप में उसका विकास होना चाहिए। और मैं माननीय केंद्रीय मंत्री से भी मुलाकात किया हूँ, सांस्कृतिक मंत्री जी से, शेखावत जी से, माननीय सीएम साहब से भी मुलाकात किया हूँ। मेरा प्रयास है और माता जी की जैसी कृपा होगी निश्चित रूप से इस पर मुझे विश्वास है कि सफलता मिलेगी। अभी संगठन के चुनाव होने हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, कितना दखल है आपका? हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। माननीय किरण देव जी एक बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे नेतृत्व करता है। विषय की गंभीरता किरण देव से हमको सीखनी चाहिए। सबसे हंस करके मिलना, सबसे बात करना और कार्यकर्ताओं में वो पूरा जोश भर देते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में हम संगठन को और मजबूत करेंगे और जिसको जो दायित्व सौंपा जाता है भारतीय जनता पार्टी में, सभी अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। जब मंत्री जी एक बात बार बार आती है, आपकी विनम्रता आड़े आ जाती है क्या कुछ बेहतर करने में? देखिए, विनम्रता से व्यक्ति ऐसा बताते हैं कि आगे बढ़ते हैं, आड़े कभी आती नहीं। आप आरएसएस से जुड़े रहे हैं, जैसा कि आपने खुद भी बताया और हम लोग भी जानते हैं। आरएसएस को लेके बीजेपी में थोड़ा सा, मतलब दोनों को लेके, बीजेपी और आरएसएस के संबंधों को लेके बाहर एक थोड़ी सी गफलत कह सकते हैं ये है। क्या आरएसएस कंट्रोल करती है बीजेपी को? ऐसा कभी नहीं है। संघ परिवार को जिन्होंने जिया है, जिन्होंने करीबी से देखा है, वो महसूस करेंगे। संघ कभी राजनीति पर दखल देती नहीं। संघ का काम है व्यक्ति का निर्माण करना, राष्ट्र का निर्माण करना। जैसे कि हमने कहा कि तेरा वैभव अमर रहे, हम सीखते कहाँ से हैं? कोई संघ में जाए, संघ की प्रार्थना में खड़े हो जाए, तब लोगों को समझ में आ जाएगा। संघ जीवन जी करके देखना चाहिए। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, ये जाकर के प्रार्थना में तो खड़े हो जाए। छत्तीसगढ़ के नागरिक से बात कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के किसान से बात कर रहा हूँ कि हमको केंद्र से पैसा चाहिए, उसके लिए क्या? पूरी मदद करेगी केंद्र सरकार, पूरी मदद करेगी, मदद कर रही है। मोदी की गारंटी है। विष्णुदेव जी की सरकार बनने के बाद विष्णुदेव जी की सरकार के द्वारा भी एक एक करके मोदी की गारंटी को पहले दिन से पूरी की जा रही है। आप कल्पना करेंगे ठाकरे जी, पहले दिन से, जैसे कि हमने कहा कि हम 3100 रुपये में धान खरीदेंगे, 21 कुंटल धान खरीदेंगे, एक साथ भुगतान करेंगे। विष्णुदेव जी की सरकार ने काम पूरा किया। पिछले 2 साल का बकाया बोनस राशि एक साथ दिया गया। हमने अपना वादा निभाया। हमने कहा कि प्रधानमंत्री आवास देंगे। आज हजारों लोगों को हमारी सरकार आने के बाद हमने प्रधानमंत्री आवास दिया। पहले किस्त की राशि भी भेज दी है। संसद की बात करते हैं। संसद में बड़ी संविधान की प्रतियां उछाली जा रही हैं। कांग्रेस जो है वो, चूंकि वहाँ पर थोड़ी सी ताकत बढ़ गई है कांग्रेस की, तो वो लगातार विरोध कर रही है। उनका कहना यह है कि ये सरकार ठीक नहीं चल रही। तो संसद के हालात पे क्या कहते हैं?
देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा ठाकरे जी, और आपके माध्यम से IBC 24 के माध्यम से मैं देश की जनता को भी बताना चाहूँगा, ये जो कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस के जो नेता लोग संविधान की प्रतियां दिखाते हैं, संविधान हवा में लहराने का चीज़ नहीं है। संविधान को जीना चाहिए, संविधान जीवन जीने के लिए है। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी जिन्होंने बार बार संविधान का गला घोटा, संविधान की जिन्होंने हत्या किए, ये देश के लोगों को जानना चाहिए। वो तो उल्टा बोल रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, बोल रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना इसी बात को। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, नेहरू जी के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ, तो इस सरकार के द्वारा पहले ही संविधान में संशोधन कर दिया गया 1952 के चुनाव के पहले। तब महात्मा गांधी जी ने रोका कि भाई तुम अंतरिम सरकार हो, तुमको संविधान में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। लेकिन नेहरू जी ने गांधी जी की बात को नहीं माने, पहला संविधान संशोधन उन्होंने किया अपने स्वार्थ के कारण। और इसके बाद आगे आते जाइए, 1975 में इमरजेंसी इंदिरा जी ने लगाया, सारे विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया, पत्रकारों को भी जेल में डाला गया। आचार संहिता लग गई नगरीय प्रशासन चुनाव के लिए, बहुत कम समय दिया गया है। मतलब ये हड़बड़ी है क्या? क्यों इतने जल्दी करना चाह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि हमको प्रचार के लिए समय नहीं मिलेगा। जब तिथि की घोषणा नहीं हुई थी तब ये लोग आरोप लगा रहे थे कि तिथि की घोषणा नहीं हो रही है, चुनाव जल्दी कराएं। अब चुनाव की तिथि की घोषणा हो गई तो कह रहे हैं कि समय नहीं है। कहते हैं ना कि नाच नावे आंगन टेढ़ा। देखिए, अब अपनी पराजय को देख करके ये तरह तरह की बहाने ढूंढ रहे हैं। ये वही लोग हैं चुनाव जीतने पर जा कर के जश्न मनाते हैं, और चुनाव हारते हैं तो कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी है। तो छत्तीसगढ़ की जनता और पूरे देश की जनता ये बता चुकी है कि विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास व्यक्त करती है जनता। लोकसभा में भी लोगों ने आशीर्वाद दिया। एक चुनाव हुआ हमारे रायपुर दक्षिण का, उसमें भी रायपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। तो त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत में और नगर निगमों में भी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा, इसलिए वो लोग हड़बड़ाए हुए हैं। तो आपने सुना, तोखन साहू जी एक किसान से लेके एक परिपक्व नेता की भूमिका में आ चुके हैं, और वो गारंटी दे रहे हैं, जैसे मोदी की गारंटी सेंट्रल में है, वैसे वो गारंटी दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए उनसे जो भी हो पाएगा वो करेंगे। तो बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे नेताजी ऑन एयर हैं। अगली बार फिर मिलेंगे किसी एक और नेता के साथ।